हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप लोग का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूँ। प्रकाश का अपवर्तन और लेंस की अध्याय को समाप्त करने के बाद, लेसन कंप्लीट करने के बाद जो है आज हम लोग नए अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तो आज एक नया अध्याय आप लोग के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। इसे आप लोग ध्यान से देखिए, जिसका नाम है नेत्र दोष और प्रकाशिक यंत्र। तो हम लोग आज सबसे पहले जानेंगे कि नेत्र का बनावट कैसा होता है, नेत्र में क्या क्या चीज़ होते हैं, उसकी व्यवस्थाएं कैसे होती है, किस प्रकार जो है हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो चलिए आज हम लोग नेत्र के साथ जो है आज हम लोग इस क्लास का शुरुआत करते हैं। बच्चों, सबसे पहले आप लोग अपने पास कॉपी पेन लेकर के बैठे, ताकि आप लोग जो है मेरे साथ साथ जो है लिख सके और अच्छा सा नोट्स बना सके और समझने में आप लोग को सहूलियत हो। तो कॉपी कलम आप लोग के पास लेकर के बैठे बच्चों। तो चलिए हम लोग आज नेत्र के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। नेत्र हम लोग का कैसा होता है, उसमें क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं बच्चों, और हम लोग कैसे किसी वस्तु को देख लेते हैं, उसके बारे में आज हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे बच्चों। सबसे पहला हम लोग आँख का एक फ़ोटो हम लोग बनाते हैं बच्चों। तो हम लोग का आँख देखिए कुछ इस प्रकार बने होते हैं, लगभग ये गोलीय आकृति होता है बच्चों। इस प्रकार मुझे बनाने दे एक बार फ़ोटो को। ये उभार भी हम लोग अपने आँख में आप लोग देखे होंगे, ये उभार जैसा कुछ पाया जाता है हम लोगों के आँख में। इसका दोहरा आकृति में बना देता हूँ। ये बहुत आसान है बच्चों, आँख का 2 बार इसमें मन लगा करके आप लोग इसको यदि पढ़ेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, तो कंप्लीट रूप से आपको ये पूरा बात समझ में आ जाएगा बच्चों। इसमें कुछ भी जो है नई बातें नहीं है, और कुछ भी समझने योग्य जो है इसमें बातें नहीं हैं। इसमें बस यही बातें के लिए याद रखने की बातें हैं, उसे आप लोग याद रखिएगा तो आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा बच्चों। तो सबसे पहला जो भाग होता है बच्चों, ये बात देखिए, इसको जो है हम लोग कॉर्निया कहते हैं बच्चों, है कि नहीं। ये जो उभार होता है हम लोगों के आँख में, है ना, जो आप लोग देखे होंगे, एक पतला परत होता है ना, उसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं बच्चों। ये कॉर्निया होता है कि नहीं, ये कॉर्निया है बच्चों। ये उभार वाले भाग को हम लोग कॉर्निया कहते हैं बच्चों। और यहाँ पर जो होती है कि नहीं, ये हम लोग का आइरिस होता है बच्चों। यहाँ पर इस प्रकार जो है एक एक तिकोना आकृति जैसा इस प्रकार बना होता है, इस तरह। ये जो भाग है इसको हम लोग आइरिस कहते हैं बच्चों। ये जो भाग है उसको हम लोग आइरिस कहते हैं, इसको हम लोग आइरिस कहते हैं। और आइरिस के बीच में जो भाग होता है बच्चों, ये गहरा काला रंग का होता है कि नहीं। इसको हम लोग पुतली कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग पुतली कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, पुतली। जस्ट इस पुतली के पीछे जो है हमारा नेत्र लेंस होता है बच्चों। ये उत्तल लेंस है ना होता है, जो कि अनेक सिलियरी पेशियों से जो होता है ये लटका जैसा होता है, निलंबित रहता है। ये सिलियरी पेशियों से इस प्रकार निलंबित रहता है, नेत्र लेंस होता है। और बच्चों ये जो हम लोग का आप देख पा रहे हैं कि जो ये क्या बोलते हैं, पुतली है, और कॉर्निया जो होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि लेंस और है ना कॉर्निया के बीच में एक द्रव्य भरा रहता है, जिसको हम लोग एक्वस है कि नहीं ह्यूमर कहा जाता है, एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। इसको हम लोग एक्वस ह्यूमर कहा जाता है, ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर कहा जाता है बच्चों। और ये हमारा भाग जो होता है बच्चों, इसको रेटिना कहते हैं। ये जो भाग होता है रेटिना होता है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में भी एक द्रव्य भरा रहता है, जिसको हम लोग विट्रियस ह्यूमर कहा जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विट्रियस ह्यूमर कहा जाता है, विट्रियस ह्यूमर कहा जाता है। आराम से समझना है बच्चों को, इसमें हड़बड़ी नहीं है हम लोगों को, है कि नहीं। विट्रियस ह्यूमर हम लोग कहते हैं। और ये वाला जो भाग मैंने बताया, इसको हम लोग सिलियरी पेशियाँ कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिलियरी पेशियाँ कहा जाता है, सिलियरी पेशियाँ हम लोग इसको कहते हैं बच्चों।
है कि नहीं। तो आप लोग जो है, हम अपने आँख के बारे में तो जानते ही हैं कि हम लोगों के आँख में देखिए कैसा होता है आकृति। सबसे पहला भाग होता है हम लोगों का आँख का। ये आँख हम ऊपर से आप लोगों का फोटो बना देते हैं कि ये हम लोगों का आँख है, मान लेते हैं बच्चों गोलीय आकृति होती है। तो बीच में यहाँ तक तो सफ़ेद 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 भाग जो होता है बच्चों, ये बात हम जानते हैं कि ये सफ़ेद भाग होता है। और बीच में आप देखिएगा कि यहाँ से एक इतना बड़ा सा भाग जो होता है वो गहरे काले रंग का भाग होता है पूरा, है कि नहीं। ये हल्का रहेगा आपका ये काला भाग, और उसके भी बीच में एक छोटा सा भाग रहेगा बच्चों ये। तो ये वाला जो भाग है आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो भाग देख पा रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसी को हम लोग आइरिस कहते हैं। इसी को हम लोग आइरिस कहते हैं बच्चों। और ये जो भाग जो होता है बीच वाला, इसी को हम लोग पुतली कहते हैं बच्चों। इसी को हम लोग पुतली कहते हैं। और ये जो होता है इस पूरे भाग के ऊपर जो होता है एक पारदर्शी परत चढ़ा रहता है कि नहीं। एक पारदर्शी परत चढ़ा था जिसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं बच्चों, है कि नहीं। ये कॉर्निया ही जो होता है हम लोगों के आँखों को उभार प्रदान करता है। तो हम एक एक आप लोग समझ में आ गया होगा बच्चों। सबसे पहले इस पुतली के जस्ट पीछे जो होता है हमारा नेत्र लेंस होता है। और ये नेत्र लेंस जो होता है वो किससे लटका हुआ रहता है, सिलियरी पेशियों से लटका होता है। ये पुतली जो होता है, ये आइरिस जो होता है एक मांसीय पेशियां से बना होता है, मांसपेशियों से बना होता है, जो जमा होता है पेशियों का, है ना, उससे बना होता है ये। और ये हमेशा सिकुड़ता रहता है और फैलता रहता है, जो कि आइरिस के फैलने और सिकुड़ने से पुतली का फैलना और सिकुड़ना होता रहा। आप अपने क्या करिएगा बच्चों, आप अपने आँख में टॉर्च मार करके आईना के सामने में देखिएगा। जब आपके आँख में ज़्यादा प्रकाश जाएगा तो ये बीच वाला भाग देखिएगा सिकुड़ जाएगा, और फिर जब आप टॉर्च को हटाइएगा कुछ देर के बाद देखिएगा ये फैल जाता है। तो इसका मतलब है कि पुतली हमेशा सिकुड़ती और फैलते रहती है। तो इसका सिकुड़न जो होता है वो कौन करता है बच्चों, वो उसका आइरिस करता है कि नहीं। वो आइरिस जो होता है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए ये पुतली को हमेशा फैलाते और, है ना, सिकुड़ाते रहता है बच्चों। तो अब बात आता है यहाँ पर ये लेंस भी जो होती है एक सिलेरी पेशियों से बंधी होती है बच्चों। सिलेरी पेशियाँ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये भी सिलेरी पेशियाँ क्या करती है, ये हमको जब दूर की वस्तु को देखना पड़ता है तो ये सिलेरी पेशियाँ तन जाती है। तो तनने का मतलब होता है कि नेत्र लेंस जो होता है वो काफ़ी पतला हो जाता है। जब हमें निकट की वस्तु को देखना पड़ता है बच्चों तो ये सिलेरी पेशियाँ ढीली पड़ जाती है, जिसकी वजह से लेंस मोटा हो जाता है और हम नज़दीक की वस्तु को देख पाते हैं। तो सारी बातों का चर्चा मैं एक क्रमागत रूप से करूंगा, लेकिन चलती हम लोग इम्पॉर्टेंट जो है इसमें बातें जो होती है उसको हम लोग लिखते हैं बच्चों। आप लोग भी उसको नोट करिएगा एक एक करके। जहाँ तक मुझे बात लग रही है कि वो बात आपको समझ में आ गया होगा। ये रेटिना होता है बच्चों। यहाँ पे रेटिना में बहुत सारे तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं, है कि नहीं। ये तंत्रिका तंत्र जो होती है प्रकाशी संकेत, जो कि किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है उस प्रतिबिंब को का जो प्रकाशिक संकेत होता है उसको विद्युत संकेतों में परिवर्तित करके मस्तिष्क में भेजने का काम करता है। ये जो आप भाग देख रहे हैं ये तंत्रिका तंत्र है कि नहीं। इसको हम लोग दिक् तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। ये तंत्रिका तंत्र होता है जो कि प्रकाशिक संकेतों को विद्युत संकेत में बदल करके मस्तिष्क तक भेजने का काम करता है। और मस्तिष्क जो होता है उस, है कि नहीं, संकेत पर एनालिसिस करके उसका विश्लेषण करके हमें किसी वस्तु के देखने की अनुभूति प्रदान करता है। तो चलिए हम लोग एक एक क्रमागत रूप से जो होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं बच्चों। तो पहला स्टार मेरा यहाँ पर देखिए बच्चों क्या होता है कि नेत्र जो होता है, नेत्र की आकृति जो होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हम टॉपिक्स यहाँ पर आप लोग का सारा इसके बारे में लिखेंगे। देखिए नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार होती है, लगभग गोलाकार होती है बच्चों। नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार होती है। अब इसका व्यास कितना होता है बच्चों, इसका व्यास जो होता है, नेत्र का व्यास जो होता है वो कितना होता है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। नेत्र का व्यास कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है। अब जो नेत्र का जो बाहरी आवरण होता है, देखिए नेत्र का बाहरी आवरण, नेत्र का बाहरी आवरण, है ना, नेत्र का बाहरी आवरण को कॉर्निया कहा जाता है। नेत्र के बाहरी आवरण को कॉर्निया कहते हैं, है कि नहीं, कॉर्निया कहते हैं, जिससे प्रकाश का अपवर्तन होता है। कॉर्निया कहते हैं जिससे प्रकाश का अपवर्तन होता है।
ये अपवर्तित प्रकाश हमारे पुतली से होते हुए नेत्र लेंस में प्रवेश करती है कि नहीं, जिससे प्रकाश का अपवर्तन होता है बच्चों। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये नेत्र लेंस का बाहरी आवरण जो होता है इसी को हम लोग को क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं बच्चों, है कि नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए अब क्या होता है कि ये नेत्र का बाहरी आवरण को हम लोग कॉर्निया कहते हैं, है ना, जिससे प्रकाश का अपवर्तन होता है। देखिए उसके बाद हम लोग के पास क्या आता है बच्चों, देखिए ये आइरिस का भाग होता है। ये आइरिस, आइरिस जो होता है बच्चों, है कि नहीं, आइरिस गहरे गहरे काले, है ना, रंग का पेशीय जमाव होता है, पेशीय जमाव होता है कि नहीं, पेशीय जमाव होता है। आइरिस गहरे काले रंग का पेशीय जमा होता है जिसके मध्य में मध्य में पुतली पाई जाती है, जिसके मध्य में पुतली पाई जाती है कि नहीं, जिसके मध्य में पुतली पाई जाती है। आपको यहाँ पर मैंने बताया कि आप अपने आँख को देखिएगा तो ये गहरे काले रंग का जो होता है एक आइरिस होगा और उसके मध्य में जो होती है एक छोटा सा एक गोलीय भाग होता है जिसको हम लोग पुतली कहते हैं बच्चों। उसके बाद क्या, देखिए पुतली क्या करता है, हम लोग का पुतली का काम क्या है, पुतली प्रकाश की आँख में प्रवेश होने वाले प्रकाश की मात्रा, आँख में प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को संतुलित करता है, प्रकाश की मात्रा को संतुलित करता है कि नहीं। पुतली आँख में प्रवेश होने वाले प्रकाश की मात्रा को बच्चों ये संतुलित करता है। तो संतुलित कैसे करता है, तो संतुलन के लिए पुतली के संतुलन के लिए या पुतली को संतुलित करने के लिए या उसका फैलना या सिकुड़ना को संतुलित करने के लिए, पुतली को संतुलित करने के लिए आइरिस जो होता है वो फैलता और सिकुड़ता है। आइरिस फैलता और सिकुड़ता है, फैलता और सिकुड़ता है नहीं बच्चों, है ना। पुतली को संतुलित करने के लिए आइरिस जो होता है वो फैलता और सिकुड़ता है बच्चों। जब प्रकाश ज़्यादा होता है, जब प्रकाश ज़्यादा होता है तो पुतली आइरिस तनाव में आ जाता है, तनाव में। जब प्रकाश ज़्यादा होता है तो आइरिस यहाँ पे तनाव में नहीं होगा, ढीली पड़ जाती है कि नहीं, ढीली पड़ जाती है कि नहीं, आइरिस ढीली पड़ जाती है जिससे पुतली, है ना, जिससे पुतली छोटी हो जाती है, जिससे पुतली छोटी हो जाती है। जब पुतली छोटी हो जाएगी तो प्रकाश का कम मात्रा हमारे आँख में प्रवेश करेगा बच्चों, है कि नहीं। जब उसी प्रकार जब प्रकाश की मात्रा कम होती है ना, जब प्रकाश की मात्रा कम होती है तो है ना, आइरिस तनाव में आ जाता है, आइरिस तनाव में आ जाता है ना, आइरिस तनाव में आ जाता है जिससे पुतली फैल जाती है, जिससे पुतली फैल जाती है कि नहीं, पुतली फैल जाती है। अब पुतली यदि फैल जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश हमारे आँख में प्रवेश करेगा। तो आइरिस का यही काम है बच्चों, आइरिस का काम होता है पुतली को बड़ा करना और पुतली को छोटा करना। जब प्रकाश की मात्रा जब ज़्यादा होता है तो क्या होता है, वो ढीली पड़ जाती है आइरिस, जिसके वजह से पुतली छोटी हो जाती है और प्रकाश कम मात्रा में हमारे आँख में प्रवेश करता है। और जब प्रकाश की मात्रा कम होती है बच्चों
तो आइरिस तनाव में आ जाता है, जिसकी वजह से पुतली फैल जाती है और हमारे आँख में ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश प्रवेश करता है बच्चों। तो यही इसका दोनों का काम होता है बच्चों। अब ये क्या होता है, देखिए आगे का पोर्शन, इतना बातें तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना। तो चलिए अब हम लोग लेंस की ओर बढ़ते हैं। पुतली के पीछे जो होती है ना, पुतली के पीछे है कि नहीं, पुतली के पीछे एक मुलायम आकृति का लेंस होता है, एक मुलायम आकृति का लेंस होता है। ये प्रोटीन का बना होता है ना, एक प्रोटीन का बना होता है जिसकी वजह से वो मुलायम हो जाता है। पुतली के पीछे एक मुलायम आकृति का लेंस होता है। तो कौन सा लेंस होता है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस होता है ना, लेंस होता है जो है ना पुतली से प्रवेश करने वाली, जो पुतली से प्रवेश करने वाली प्रकाश को, है ना, प्रकाश को रेटिना में फोकसित कर देता है, रेटिना में फोकसित कर देता है, रेटिना में फोकसित कर देता है। ये बात हम लोग जानते हैं बच्चों आज, है कि नहीं। पुतली के पीछे एक मुलायम आकृति का लेंस जो उत्तल लेंस का होता है कि नहीं, पुतली से प्रवेश करने वाली प्रकाश को रेटिना में फोकसित कर देती है। तो आप लोग यहाँ पे फोटो में आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि जो इस पुतली से प्रवेश करेगी प्रकाश, वो इस लेंस से अपवर्तित होकर के इस रेटिना पर फोकसित हो जाती है, और रेटिना पे जो तंत्रिका तंत्र लगे होते हैं उसको मस्तिष्क में विद्युत संकेतों में बदल करके भेज देती है। तो ये बात हम लोग जानते हैं बच्चों। और एक बात यहाँ पर होता है बच्चों कि लेंस है ना, नेत्र लेंस जो हमारा है, कि देखिए नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में, आप लोग फोटो बनाए होंगे अपने कॉपी में, उसी से देखिएगा। नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच एक द्रव्य भरा रहता है, एक द्रव्य भरा रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हम आपको बताएं, जिसे हम लोग एक्वस, है कि नहीं, एक्वस ह्यूमर कहा जाता है, जिसे हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं, है ना। इसी प्रकार बच्चों हम लोग के पास क्या होता है, देखिए हम लोगों का नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में भी एक द्रव्य भरा रहता है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच, है ना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच एक द्रव्य भरा रहता है, जिसे हम लोग विट्रियस ह्यूमर कहा जाता है ना, जिसे हम लोग विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। तो आपको सारी बातें जो होती है याद हो गई होगी, विट्रियस ह्यूमर हम लोग इसको कहते हैं बच्चों। तो इतनी बातें जो हैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो चलिए हम लोग अब रेटिना के बारे में जानते हैं कि रेटिना पर, देखिए रेटिना पे, है ना, रेटिना पर देखिए जो प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब, रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब, है कि नहीं, रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब का प्रकाशिक संकेत, है ना, को प्रकाशिक संकेत, है कि नहीं, रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब का प्रकाशिक संकेत विद्युत संकेत में तंत्रिका तंत्र द्वारा बदल दिया जाता है, तंत्रिका तंत्र द्वारा बदल दिया जाता है, तंत्रिका तंत्र द्वारा बदल दिया जाता है। और वह संकेत, है ना, और वह संकेत मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है, है ना, मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है, और वह संकेत मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है, मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है, वह संकेत मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है, जिससे हमें वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान होता है या प्राप्त होता है, जिससे हमें
वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। अनुभूति प्राप्त होती है बच्चों, है ना। तो ये चीज़ था। अब रेटिना में जो होती है बच्चों वो दो प्रकार के है ना। वहाँ तो आप जानते हैं कि रेटिना पर असंख्य प्रकार के तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं। एक छड़ तरह के शंकु होते हैं और एक शंकु प्रकार के होते हैं। तो उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि देखिए रेटिना पर असंख्य, है कि नहीं, रेटिना पर असंख्य तंत्रिका तंतु होते हैं। असंख्य तंत्रिका तंतु होते हैं जो छड़ तथा, है ना, जो छड़ तथा शंकु के आकृति का होता है। छड़ तथा शंकु के आकृति का होता है। असंख्य होते हैं, है ना, तंतु होते हैं। एक का आकृति छड़ जैसा होता है और दूसरे का आकृति शंकु जैसा होता है। तो छड़ आकृति के जो होते हैं तंत्रिका तंतु क्या काम करते हैं? देखिए छड़ आकृति का, है ना, छड़ आकृति का तंत्रिका तंतु प्रकाश का चमक, है कि नहीं, अंधेरा या अंधकार भी कह सकते हैं, अंधकार, है ना, के प्रति सुग्राही होता है। है कि नहीं, के प्रति सुग्राही होता है कि नहीं। इसका मतलब है कि छड़ आकृति के तंत्रिका तंतु जो होता है वो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा अभी ज़्यादा प्रवेश कर रहा है या कम प्रवेश कर रहा है, या प्रकाश का चमक कितना है, या हम लोग अंधेरा भाग में है, उसके प्रति यह सुग्राही होता है कि नहीं। और दूसरा जो होता है शंकु आकृति का जो होता है, शंकु आकृति का तंत्रिका तंतु जो होता है, शंकु आकृति का तंत्रिका तंतु, है ना, वो रंग या वर्ण के प्रति सुग्राही होता है। वर्ण के प्रति सुग्राही होता है कि नहीं। वर्ण के प्रति सुग्राही होता है बच्चों। वर्ण के प्रति मतलब किस रंग, कौन सा रंग है कि नहीं है, या कौन सा रंग है उसको के प्रति वो सुग्राही होता है, शंकु आकृति का तंत्रिका तंतु, है ना। तो ये सभी बातों के साथ जो होता है हम लोग आँख के बारे में विभिन्न भागों को हम लोग जाने, उसके बारे में हम लोग पढ़ें। तो इसको समझना है तो आप लोग जो है तब इसको 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए। एक ही बात आप लोगों को बार बार समझने से ज़्यादा ही समझ में आएगा बच्चों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात को जानते हैं कि हम लोग आँख से किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं बच्चों। देखने की क्रियाविधि किस प्रकार होती है ना। देखने की क्रियाविधि, हम लोग किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, देखने की क्रियाविधि, है कि नहीं। देखने की क्रियाविधि हम लोग कैसे किसी वस्तु को हम लोग देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहला बात होता है बच्चों कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोगों के आँख में जो होता है बच्चों, जो नेत्र लेंस होता है, वो नेत्र लेंस जो होता है विभिन्न प्रकार की सिलेरी पेशियों से जुड़ा होता है बच्चों, है ना, सिलेरी पेशियों से जुड़ा होता है। तो देखिए जब प्रकाश, है कि नहीं, देखिए जब प्रकाश किसी वस्तु से चलकर, जब प्रकाश किसी वस्तु से चलकर, है ना, चलकर पुतली से होते हुए नेत्र लेंस में प्रवेश करता है या लेंस पर प्रवेश करता है, नेत्र लेंस पर प्रवेश करता है तो रेटिना में प्रतिबिंब निर्माण, है ना, तो रेटिना में प्रतिबिंब निर्माण की स्थिति,
है कि नहीं, की स्थिति। देखिए बात समझिएगा, जब प्रकाश किसी वस्तु से चलकर पुतली से होते हुए नेत्र लेंस पर प्रवेश करता है तो रेटिना में प्रतिबिंब निर्माण की स्थिति। हम लोगों को हर हाल में रेटिना में हम लोगों को प्रतिबिंब का निर्माण करना है बच्चों। तो ये तो रेटिना है हमारा बच्चों, ये हमारा रेटिना है, आप जानते हैं कि ये हमारा रेटिना है। तो कहने का मतलब हो गया कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी में परिवर्तन नहीं हो सकता, है कि नहीं। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी में हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते। अब बात आता है बच्चों कि यदि हमको निकट की वस्तु को देखना होता है ना, और हमें दूर की वस्तु को देखनी होती है, तो दोनों ही स्थिति में तो नेत्र लेंस का फोकस दूरी में परिवर्तन होना अनिवार्य होता है। नेत्र लेंस का फोकस में परिवर्तन यदि नहीं होगा तो रेटिना में बने प्रतिबिंब, है कि नहीं, बदल जाएगा। रेटिना में यदि इस मान लीजिए कि नज़दीक में रखे वस्तु का प्रतिबिंब निर्माण के लिए इस लेंस का फोकस दूरी रेटिना पर पड़ता है कि नहीं, फोकस रेटिना पर पड़ता है, तो वह उसी फोकस पर दूर की वस्तु को फोकसित करने के लिए ये लेंस पर्याप्त नहीं होगा। आप इस बात को समझते होंगे कि जैसे कि मान लेते हैं कि ये लेंस यहाँ पे मेरे पास मोटा लेंस इस प्रकार है, तो इसकी फोकस दूरी कम होती है बच्चों। तो इसका मतलब है कि ये आने वाली प्रकाश की किरण को इसी बिंदु पर फोकसित कर देती है बच्चों। यहाँ से ये निकट से किसी वस्तु से आ रही है प्रकाश की किरण, है कि नहीं, लेकिन जब, है कि नहीं, और जब ये दूर से प्रकाश की किरणें जब इससे चल के आएगी, इस पर जब दूर से किरण पड़ेगी, है कि नहीं, तब ये क्या करेगा, तो ये तो दूर पर जाकर फोकसित होगी बच्चों, है कि नहीं। तो इसका मतलब हो गया कि निकट के वस्तु के लिए प्रतिबिंब निर्माण करने की दशा और दूर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण करने की दशा दोनों ही अलग अलग होती है। तो इस दशा के लिए कौन उत्तरदायी है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा नेत्र जो होता है वो उत्तरदायी है बच्चों। आप इस बात को समझिए, है कि नहीं। तो सबसे पहला बात यहाँ पर होता है, देखिए कि जब वस्तु नज़दीक हो, जब वस्तु नज़दीक होता है, जब वस्तु नज़दीक होता है, नज़दीक होता है तो नज़दीक होता है तो उस वस्तु को देखने के लिए, उस वस्तु को देखने के लिए, है ना, उस वस्तु को देखने के लिए नेत्र लेंस की या लेंस की फोकस, है कि नहीं, फोकस दूरी कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, है ना। दूसरी स्थिति क्या है, देखिए जब वस्तु दूर होता है, दूर होता है तो उस वस्तु को देखने के लिए, तो उस वस्तु को देखने के लिए, है ना, उस वस्तु को देखने के लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। ये दो शर्त होता है। तो बात यहाँ पर है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलेगी कैसे, हाँ बच्चों यहाँ पर बदलती है। तो तीसरा बात होता है कि इस दोनों प्रकार के वस्तु को, इस दोनों प्रकार के वस्तु को देखने के लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होना आवश्यक है, परिवर्तित होना आवश्यक है, आवश्यक है। तो ये परिवर्तित होता कैसे है, तो चौथा नंबर का टॉपिक्स में लिखते हैं कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करने के लिए, परिवर्तित
करने के लिए है ना सिलियरी पेशियां उत्तरदायी होती है। सिलियरी पेशियां उत्तरदायी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, उत्तरदायी होती है ना बच्चों। अब यहाँ पर आप समझिए कि जब हमें निकट की वस्तु को देखना होता है कि नहीं, 5वां नंबर में हम लिख देते हैं कि निकट की वस्तु को, देखिए निकट की वस्तु को देखने की स्थिति में, निकट की वस्तु को देखने की स्थिति में सिलियरी पेशियां ढीली पड़ जाती है। सिलियरी पेशियां ढीली पड़ जाती है, ढीली पड़ जाती है, ढीली पड़ जाती है, जिससे नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, जिससे नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, मोटा हो जाता है और फोकस दूरी घट जाती है, और फोकस दूरी घट जाती है, घट जाती है बच्चों। अब हमको दूर की वस्तु को देखना पड़े तो दूर की वस्तु को देखने के लिए, दूर की वस्तु को देखने के लिए सिलियरी पेशियां तनाव में आ जाती है, सिलियरी पेशियां तनाव में आ जाती है, तनाव में आ जाती है, आ जाती है, जिससे नेत्र लेंस पतला हो जाता है, जिससे नेत्र लेंस क्या हो जाता है बच्चों, पतला हो जाता है, पतला हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है, और फोकस दूरी बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार जो है बच्चों हम लोग नज़दीक की वस्तु तथा दूर के वस्तु को हम देख पाते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। हम लोग ने क्या कहा कि जब हमें दूर की वस्तु को देखना होता है तो हमें आँख के सिलियरी पेशियां को तनाव की स्थिति में लाना पड़ता है ना, जिसके वजह से नेत्र जो होती है लेंस तनाव में आने के वजह से वो पतली हो जाती है और उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। वहीं यदि हमें नज़दीक की वस्तु को देखना होता है बच्चों तो हमें सिलियरी पेशियां को ढीली करनी पड़ती है, जिससे नेत्र लेंस मोटी हो जाती है और उसकी फोकस दूरी घट जाती है। तो इस प्रकार जो होता है बच्चों 7वां नंबर का बात होता है कि इस प्रकार जो होता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित करने है ना की क्षमता को, है कि नहीं, जिससे हम नज़दीक की वस्तु तथा दूर की वस्तु को हम लोग देख सकें, इस क्षमता को हम लोग सामंजन क्षमता कहते हैं। देखिए नेत्र लेंस की वह क्षमता, नेत्र लेंस की वह क्षमता, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिससे नेत्र लेंस, जिसे नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी परिवर्तित कर सकता है, जिससे नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी परिवर्तित कर सकता है, कर सकता है कि नहीं, कर सकता है। इसे नेत्र लेंस का सामंजन क्षमता कहते हैं, नेत्र लेंस का सामंजन क्षमता कहते हैं, सामंजन क्षमता कहते हैं बच्चों। तो इतनी बातें यदि आप लोग याद रखेंगे बच्चों तो काफ़ी जो है आप लोगों को नेत्र के बारे में जानकारी हो सकती है बच्चों। तो यदि इस बात को समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को आप लोग बार बार देखें और उसे समझने का प्रयास करें।
तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, और एक बात और जानने का प्रयास करते हैं हम लोग कि निकट स्थित वस्तु जो होती है, निकट स्थित वस्तु, निकट स्थित वस्तु की वह दूरी, निकट स्थित वस्तु की वह दूरी जिससे हमारा नेत्र, जिससे हमारा नेत्र है कि नहीं, उस वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, उस वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, देख सकता है, उस वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। निकट है कि नहीं, उसको हम लोग को क्या कहते हैं, निकट है ना, या इसको कहते हैं, सॉरी निकट नहीं, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहते हैं, उसे हम लोग स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहते हैं, न्यूनतम दूरी कहते हैं, है कि नहीं। तो एक स्वस्थ आंख के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होता है कि नहीं। एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। वहीं यदि दूर स्थित वस्तु है ना के लिए यह दूरी अनंत होती है, दूर स्थित है कि नहीं, दूर स्थित वस्तु के लिए, दूर स्थित वस्तु के लिए यह दूरी अनंत होती है बच्चों, यह दूरी कहाँ होती है, अनंत होती है ना, यह दूरी अनंत होती है, यह दूरी अनंत होती है। दूर स्थित वस्तु के लिए है ना, निकट दृष्टि के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, वहीं दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट दर्शन करने के लिए वह दूरी अनंत होती है बच्चों। तो ये बातें आप लोग आज नेत्र के विषय में जाने बच्चों। तो आज हम लोग और भी जानेंगे कि आँख में जो है हमारे कई प्रकार के बीमारी उत्पन्न हो जाता है, जिसके वजह से हम लोग वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। तो वह दोष है ना कौन कौन से होते हैं, है ना, तो उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे बच्चों। इस वीडियो में आप बने रहिए, हम लोग आगे देखते हैं बच्चों। तो हमारे आँख में या नेत्र में उत्पन्न होने वाले दोष, नेत्र में उत्पन्न होने वाले दोष कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो मुख्यतः जो होते हैं हमारे आँख में 4 प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, जिसमें एक होता है बच्चों निकट दृष्टि दोष, जिसमें एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है बच्चों दूर दृष्टि दोष, और तीसरा नंबर में होता है दूर है कि नहीं, जरा दूरदर्शिता होता है, जरा दूरदर्शिता है ना। चौथा नंबर में होता है अबिंदुकता, अबिंदुकता। ये 4 प्रकार के दोष हमारे नेत्र में पाए जाते हैं। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष है ना, तीसरा नंबर में होता है जरा दूरदर्शिता, और चौथा नंबर में होता है अबिंदुकता। तो पहला नंबर का दोष हम लोग देखेंगे कि निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं बच्चों। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं। तो नाम से आप लोग ये मत समझ लीजिएगा बच्चों कि निकट दृष्टि दोष है तो वह निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है। नाम और उसका दोष जस्ट एक दूसरे का उल्टा होता है ना। इसमें कंसेप्ट उल्टा है। क्या है कंसेप्ट कि नेत्र लेंस में या मानव नेत्र में या नेत्र में उत्पन्न होने वाला, नेत्र में उत्पन्न होने वाला वह दोष जिसमें नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, स्पष्ट देख सकता है,
लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, स्पष्ट नहीं देख सकता है ना। तो ये दोष है हमारा कि नेत्र में उत्पन्न होने वाला वैसा दोष जिसमें नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है लेकिन वह दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। निकट दृष्टि दोष कहलाता है बच्चों। तो इस बात को आप समझने का प्रयास करिए, है कि नहीं। हमने क्या कहा कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसमें कि निकट की वस्तु को हम लोग स्पष्ट देख सकेंगे लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष, हम लोग कहते हैं बच्चों। तो अब इस दृष्टि दोष होने का कारण क्या है, क्यों हमारे आँख में इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये दोष क्यों उत्पन्न होते हैं हमारे आँख में। तो ये दोष, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है। देखिए, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या होता है। इसमें देखिए, सबसे पहला कारण जो होता है बच्चों, ये देखिए आप, पहला कारण जो होता है वो क्या होता है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, है कि नहीं। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, है ना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, है कि नहीं। या फिर दूसरा नंबर में नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक, है ना, आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, से अधिक क्या हो जाना, मोटा हो जाना। तो देखिए आप यहाँ पे हम फोटो बना के देखते हैं। मान लीजिए है कि ये हमारा एक नेत्र है, ये आप देख पा रहे हैं, ये एक हमारा नेत्र है ना बच्चों, ये हमारा नेत्र है। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि हम लोग दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकते, नहीं। तो इसका मतलब हो गया कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि हमने दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकते। तो इसका मतलब है कि ये स्वस्थ आंख के लिए है बच्चों कि दूर से आने वाली जो समांतर प्रकाश की किरणें जो होती है वो आप देख पा रहे हैं कि वो रेटिना पर फोकसित हो जाती है। ये कौन सा आंख है, हमारा स्वस्थ आंख है, ये स्वस्थ नेत्र है कि दूर से आने वाले प्रतिबिंब को वो रेटिना पर फोकसित कर देती है। लेकिन इसमें दो बातें उत्पन्न हो जाती है कि ये क्या हो गया, देख पा रहे हैं आप लोग कि ये नेत्र गोलक जो होती है वो आवश्यकता से अधिक मोटी हो गई, लंबा हो गया, है कि नहीं। ये यहाँ पर हमारा नेत्र है और ये क्या करेगा कि जब हम लोग दूर से समांतर प्रकाश की किरणें जब चल करके जब इसमें प्रवेश करेगी तब ये क्या करेगा, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ना, नेत्र गोलक का लंबा हो गया बहुत ज़्यादा, तो रेटिना बहुत पीछे चले गई है। तो इसका मतलब है कि ये इसी बिंदु पर क्या करेगा, नज़दीक ही एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर देगा। तो रेटिना पर प्रतिबिंब बना नहीं, रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब का निर्माण हो गया जिसके वजह से हमें वस्तु धुंधली नजर आएगी। तो ये क्या हो गया, गोलक का, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ये एक दोष था इसमें क्या था, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। उसके बाद क्या है बच्चों, इसमें नेत्र लेंस का बोलता है, आपका नेत्र गोलक वही है, समान आकार का है, वो समान आकार का, लेकिन आवश्यकता से अधिक ये मोटा हो गया। आप देख पा रहे हैं कि नेत्र लेंस जो था आवश्यकता से अधिक वो मोटा हो गया। तो इस जितना ज़्यादा मोटा होगा उसकी फोकस दूरी उतनी ही कम होगी, है कि नहीं। तो ये अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण को कम ही फोकस पर जाके ये फोकसित कर देगा जिसके वजह से रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा।
तो नेत्र जितना मोटा होता है उसकी फोकस दूरी उतनी कम होती है। तो इसका मतलब है कि रेटिना से पहले ही वो एक दूसरे को फोकसित करके प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ पर कर देता है, जिसकी वजह से रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन पाता है और मुझे वो धुंधली नजर आती है। तो हम लोग कहते हैं कि इसमें क्या शर्त था कि नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। तो ये लक्षण है इसमें। नहीं तो हम लोग देख पा रहे हैं कि स्वस्थ व्यक्ति का आंख जो होता है वो दूर से आने वाली प्रकाश की किरण को कहाँ करता है, रेटिना पर फोकसित कर देता है। लेकिन इसमें दोष का उत्पन्न होने के कारण में था कि नेत्र लेंस का लंबा नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। तो नेत्र गोलक देखते हैं आप लोग काफ़ी लंबा हो गया, तो लंबा हो गया तो रेटिना पीछे चली गई है ना। तो जिसकी वजह से अनंत से या दूर से आने वाली प्रकाश की किरण रेटिना से पहले ही फोकसित हो जाती है और यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण कर देती है। रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनने की वजह से हमें वस्तु धुंधली नजर आती है। वही बात यदि नेत्र लेंस का मोटा हो जाना होता है, नेत्र लेंस के मोटा हो जाने से उसकी फोकस दूरी घट जाती है, तो वो क्या होता है, रेटिना से पहले ही एक दूसरे को प्रतिच्छेद करके प्रतिबिंब का निर्माण कर देती है। रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनने के कारण जो होता है हमें वस्तु है ना का प्रतिबिंब धुंधली नजर आती है बच्चों। तो इसके समस्या के समाधान के लिए क्या किया जाए बच्चों, इसके समस्या के समाधान के लिए क्या किया जाए, है ना। दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग चलिए देखेंगे कि नेत्र लेंस को में उत्पन्न यह दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो लिखेंगे निकट दृष्टि दोष के निवारण का उपाय क्या क्या है। क्या है, देखिए निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के निवारण का उपाय क्या है, निवारण का उपाय क्या क्या है बच्चों, है ना। निकट दृष्टि दोष के निवारण का उपाय क्या है, तो इसका उपाय क्या होता है बच्चों, है ना। अवतल लेंस का प्रयोग करके हम लोग, है ना, अवतल लेंस का प्रयोग करके है कि नहीं, इस दोष को दूर करते हैं। इस दोष को हम लोग क्या करते हैं, दूर करते हैं, इस दोष को दूर करते हैं। तो कैसे अवतल लेंस का हम लोग प्रयोग करके कैसे इसके हम लोग दूर करेंगे बच्चों, तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए जो है आपको समझना होगा ये, है कि नहीं। तो सबसे पहला हमको ये बात जानना है कि निकट दृष्टि दोष में होता है क्या। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं बच्चों, नहीं, निकट दृष्टि दोष में हम निकट की वस्तु को हम लोग देख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाते। यदि हम लोग क्या करें कि अवतल लेंस का प्रयोग करें और उस दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब यदि हम लोग निकट बना दें तो दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वह दोष से ग्रसित व्यक्ति देख लेगा। तो इसमें बातें क्या होती है, मान लेते हैं कि हमारा ये आँख है कि नहीं, ये दूर से आने वाली समानांतर प्रकाश की किरण को रेटिना पर फोकसित कर देती है, जिसके वजह से हम लोग देख पाते हैं। ये एक स्वस्थ आँख था हमारा, ये हमारा स्वस्थ आँख है कि नहीं। तो ग्रसित आँख हमारा क्या करता है, देख पाते हैं यहाँ पर ग्रसित आँख, देखिएगा, मान लेते हैं कि ये हमारा ग्रसित आँख है। तो ये दूर से आने वाले वस्तु से, है ना, प्रकाश की किरण का प्रतिबिंब जो होता है रेटिना के वो पहले ही बना देता है इस प्रकार। लेकिन यदि हम लोग, ये दोष से युक्त आँख है हमारा, दोष से युक्त आँख नहीं, तो इसके निवारण के लिए जो हम लोगों ने कहा कि इसके आँख के सामने में हम लोग एक अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये तो मेरा नेत्र लेंस है बच्चों, आप देख पा रहे हैं नेत्र लेंस है, और इसके आँख के सामने में एक हम लोग कौन सा लेंस लगा देंगे, है कि नहीं, एक अवतल लेंस हम लोग लगा देते हैं आँख के सामने में। तो सबसे पहले ये क्या करता है, देखिए दूर से आने वाली प्रकाश की किरण जो एक दूसरे के समानांतर होती है को ये थोड़ा सा डाइवर्ट कर देता है और नेत्र लेंस पर भेज देता है, थोड़ा सा डाइवर्ट करके ये नेत्र लेंस पर इस प्रकार भेजता है और पुनः नेत्र लेंस जो होता है उसको रेटिना पर फोकसित कर देती है इस प्रकार। और जब इस किरण को जब आप पीछे की ओर बढ़ाते हैं बच्चों इस प्रकार,
है कि नहीं। आप जब इस प्रकाश की किरण को जब आप पीछे की ओर बढ़ाएंगे इस प्रकार, तो देख देख पा रहे हैं कि दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वो यहाँ पर बना रहा है। स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि ये अवतल लेंस जो है वो दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वो इस बिंदु पर बना रहा है। तो क्या बताइए, अब निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति तो निकट की वस्तु को देख सकता है, तो जो दूर स्थित वस्तु था उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बना गया, तो नेत्र लेंस इस वस्तु को आसानी से देख लेता है कि नहीं, जिसके वजह से यह निवारण हो जाता है कि नहीं, जिसके वजह से यह दोष ठीक हो जाता है बच्चों। तो इस प्रकार जो है हम लोग क्या करते हैं, उस दोष को हम लोग दूर करते हैं। तो हम यहाँ पर यह बात लिख देते हैं, फोटो को स्पष्ट रूप से समझिए क्या हो रहा है। यहाँ दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की जो समानांतर किरणें होती है, सबसे पहले वो अवतल लेंस पर पड़ती है। अवतल लेंस थोड़ी सी प्रकाश को क्या करती है, वो अपसारित कर देती है। अपसारित करने के बाद जो वो नेत्र मानव नेत्र लेंस पर पड़ता है, नेत्र लेंस इस प्रकाश की किरण को रेटिना पर फोकसित कर देती है। और जो ये अपसारित किरण को जब हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो जो कि कौन सा बिंदु है, वो दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया। तो निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति निकट की वस्तु को देख पाता है, अतः वो निकट बने प्रतिबिंब को देख लेगा, जिसके वजह से उसे दूर की वस्तु दिखाई पड़ जाती है। तो ये जो हम लोग व्यवस्था अपना करके है ना, दूर की वस्तु का प्रतिबिंब निकट बना देते हैं, जिसके वजह से वो नेत्र आसानी से उसे देख लेता है। तो अवतल लेंस क्या करता है, यहाँ पर मैं बात को लिख देता हूँ है ना। दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब निकट नेत्र के निकट, नेत्र के निकट बना देता है कि नहीं, नेत्र के निकट बना देता है, बना देता है, जिससे जिससे निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति है कि नहीं, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति है कि नहीं, उस निकट प्रतिबिंब को, उस निकट प्रतिबिंब को देख सकता है। निकट है कि नहीं, तो क्या लिखें, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति उस निकट प्रतिबिंब को देख सकता है, देख सकता है ना, देख सकता है, जिससे जिससे यह दोष है ना, जिससे यह दोष दूर हो जाता है, यह दोष दूर हो जाता है। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि अवतल लेंस दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के निकट बना देता है, जिससे निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति उस निकट प्रतिबिंब को देख सकता है, जिससे यह दोष दूर हो जाता है। तो आप लोग को एक बार मैं फिर बता देता हूँ, क्या बता रहा हूँ कि दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें समानांतर होती है, तो समानांतर प्रकाश की किरण चलकर जब अवतल लेंस पर पड़ता है, तो अवतल लेंस इस प्रकाश की किरण को थोड़ा सा अपसारित कर देती है, और अपसारित किरण जब मानव नेत्र लेंस पर पड़ती है तो यह रेटिना पर फोकसित कर देती है। और जब ये अपसारित किरण को जब हम लोग पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये एक दूसरे को इस बिंदु पर काट करके दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के निकट बना देती है। तो निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति जो कि निकट की वस्तु को देख सकता है, अतः इस प्रतिबिंब को वो देख लेगा, है कि नहीं, जो कि दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब है, तो उसे दूर की वस्तु होने की आभास उत्पन्न होगा, है कि नहीं, जिससे यह दोष दूर हो जाता है बच्चों। तो आज का क्लास बच्चों आज इतना दूर तक ही हम रखेंगे, और आने वाले समय में 3 जो दोष मेरे पास बचा हुआ है कि आज निकट दृष्टि दोष हुआ, हम बताएंगे दूर दृष्टि दोष क्या होता है ना, जरा दूरदर्शिता क्या होता है, और अबिंदुता क्या होती है, इसको हम लोग नेक्स्ट डे में हम लोग देखेंगे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। तो वैसे बच्चे जो आज इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले उसका काम होगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहला बात है कि बच्चों, यदि आप
इस वीडियो को नहीं समझ पाए हैं कि नेत्र लेंस क्या होता है कि नहीं, आँख की संरचना बनावट कैसी होती है, हम लोग कैसे वस्तु को देख पाते हैं, कैसे दोष उत्पन्न होती है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो उसके लिए आप लोग इस वीडियो को 2 बार 3 बार ज़रूर से देखें, है ना? जिसकी वजह से आप लोगों को ये बात स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मेरे वीडियो पर हमेशा बने रहें और आगे भी आने वाले वीडियो को इसी प्रकार देखें और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को किस प्रकार लगता है। तो आज का वीडियो देखने के लिए बच्चों धन्यवाद। आज का दिन आप लोग के लिए शुभ हो, आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें हमेशा। थैंक यू लॉट्स बच्चों।